हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम बेटा टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रकाश की चैप्टर हमारा है सेकंड फिजिक्स का, और आज टॉपिक आपके सामने लेकर आए हुए हैं वास्तविक तथा आभासी गहराई में संबंध। और यह क्वेश्चंस हमारा बेटा बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। समझते हैं कैसे बेटा। जैसे आप लोग एक जल से भरे पात्र के अंदर एक वस्तु को डाल दोगे और आप जब जल में देखोगे तो वो है बेटा उसकी वास्तविक स्थिति से वह वस्तु बेटा हमें क्या दिखाई देती है, ऊपर की ओर दिखाई देती है। एक आभास होता है कि इतनी ऊंचाई तक क्या है, इतनी ऊंचाई पर वस्तु रखी हुई है, लेकिन उसकी वास्तविक गहराई कुछ और होती है और वस्तु हमें बेटा कुछ और स्थिति में दिखाई देती है। तो वही हमें रिलेशन को निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे। इस पात्र के अंदर बेटा आप किसको भर देंगे, जल को। किसको भर देंगे, जल को। क्लियर। ये जल भर दिया बेटा इस तरीके से, ठीक है। और आपने इसकी सतह पर बेटा किसको रखा हुआ है, वस्तु को। आपने इसकी सतह पर क्या रख दी है, ये रखी हुई है वस्तु। कितनी हाइट पे रखी हुई है, जल से बेटा जो जल की सतह से ये वस्तु की जो हाइट है वो हाइट बेटा कितनी है, h। कितनी मान ली हमने, h। जो वस्तु रखी हुई है वो कितनी हाइट पे रखी हुई है, कितनी ऊंचाई पे रखी हुई है, वो रखी हुई है बेटा h, ठीक है। इसकी गहराई h है। अब क्या करेंगे, हम दो किरण बेटा, एक किरण बेटा इसके लंबवत डालेंगे और जो किरण बेटा लंबवत डालेंगे वह किरण बेटा बिल्कुल क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। क्लियर। दूसरी किरण को बेटा क्या करेंगे, हम डालेंगे जल से और कहां जाएगी बेटा, वायु के अंदर। जब लंबवत किरण को डालेंगे वह सीधी बेटा वायु में निकल जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण को बेटा डालेंगे हम जल से वायु में। अब बेटा देखना, जो किरण बेटा जल से वायु में जाती है, अब बताओ उस किरण को बेटा क्या होगा। तो मैंने बताया कि जो यहां से इसकी जो वास्तविक स्थिति थी, अगर ये किरण बेटा जल ही जल माध्यम होता तो ये किरण बिल्कुल सीधी जाती। बात सही है। अगर ये माध्यम जल होता तो सीधी जाती, पर ये बेटा जल से बेटा किस में जा रही है, ये ऊपर वाला माध्यम एयर वाला है और ये बेटा नीचे वाला जो ये अंदर भरा हुआ है वो किसका माध्यम है, जल का। अब जो प्रकाश की किरण बेटा जल से वायु में जाएगी तो वह किरण अविलंब से दूर हटेगी। कैसी होगी, अविलंब से दूर हटेगी। इस तरीके से मैंने क्या बताया, ये अविलंब डाला बेटा, और मैंने बताया कि जो प्रकाश की किरण को आप बेटा जल से वायु में ले जा रहे हो वह प्रकाश की किरण अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। अब चूंकि बेटा एक किरण ये जा रही है, एक किरण ये जा रही है, क्या ये दो किरणें कभी आपस में मिलेंगी, नहीं। फिर क्या करो बेटा, इस किरण को पीछे की ओर खिसका कर लेकर आओ। इस किरण को जब बेटा पीछे की ओर खिसका कर लेकर आए तो यहां पर जाके बेटा इन्होंने एक दूसरे को काटा, यहां पर इन्हें एक दूसरे को काटा, और जहां पर बेटा एक दूसरे को काटा वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये वस्तु रखी थी और इस वस्तु का बेटा ये क्या बना, प्रतिबिंब। इस वस्तु का ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर। अच्छा, ये बेटा आपतन कोण है, ये बेटा कौन सा कोण है, आपतन कोण आई है, और ये अविलंब, ये अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण ये क्या है, आर। ये क्या है, कोण आर। क्लियर। अब चूंकि बेटा ये कोण आई है तो आपसे पूछा जाए बेटा ये कोण कितना होगा। जब ये कोण बेटा आपका आई है तो फिर ये कोण कितना होगा। तो बेटा ध्यान रखना, जब ये आई तो ध्यान रखना एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। जब ये आई है तो बेटा ये भी कौन सा हो जाएगा, कोण आई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कोण आई। और जब बेटा ये कोण आर है तो ये वाला कोण भी बेटा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, आर। क्लियर। और जल की सतह से और जो प्रतिबिंब की गहराई है, जल की सतह से प्रतिबिंब की गहराई है, इस गहराई को बेटा मैंने मान लिया h। कितनी गहराई है, ये वाली h। क्लियर। तो जल की सतह से और जो प्रतिबिंब की गहराई ये वाली, ये h, और जल की सतह से वस्तु की गहराई बेटा क्या है, h। इसे h डैश मान ले रहे हैं, इसे क्या मान ले रहे हैं, h डैश। क्लियर। तो चलिए अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले लगाना है बेटा स्नेल का नियम। कौन सा नियम बेटा, स्नेल के नियम से।
क्या है स्नेल का नियम बेटा, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर बेटा क्या होता है, नियतांक एन या किससे लिखेंगे, म्यू से, एन या म्यू से लिखेंगे। क्लियर। अब करना क्या है बेटा, देखो चूंकि ये कोण बेटा कैसे हैं, सूक्ष्म है। कैसे है, सूक्ष्म। तो जब सूक्ष्म कोण की स्थिति में बेटा साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, तो साइन आई बराबर हो जाएगा आई के, और साइन आर बराबर हो जाएगा आर के, और बराबर में एन। अब करना क्या है, इसी आई और आर के मान को निकाल के बेटा यहां पर पुट करना है। और आई और आर हमारे क्या है, कोण, और कोण बराबर क्या होता है कि कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। अब देखो ये क्या मान लिया जाए बेटा, ये क्या है, चाप है, ये क्या है बेटा, चाप, और ये क्या है, त्रिज्या। अब नाम दे रहे हैं बेटा, इसको नाम दे रहे हैं एम, इसको नाम दे दिया एन, ये ओ, और ये बेटा हमने क्या बताया आई। क्लियर। चलिए सबसे पहले त्रिभुज ओ, क्योंकि कोण आई बेटा इसे मिलेगा ओ एम एन में, त्रिभुज ओ एम एन में। देखिए कोण हमारा बेटा कौन है, कोण आई है, बराबर चाप बेटा हमारा एम एन, चाप हमारा एम एन बट्टे त्रिज्या, बेटा त्रिज्या कौन सी, त्रिज्या ये एम से लेकर ओ तक, त्रिज्या एम से लेकर ओ तक, ये त्रिज्या हो जाएगी। अब एम से लेकर ओ तक बेटा इसकी हाइट कितनी है, एच, तो आई बराबर लगाएंगे एम एन बट्टे, और एम ओ की जगह बेटा कितना लगाएंगे, एच। क्लियर। यहां से बेटा किसका मान निकाल लिया, आई का। ऐसे ही अब हम बेटा किसका मान निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कोण आर, तो कोण आर निकालेंगे। कोण आर बेटा हमारा किसमें, इसमें, तो त्रिभुज आई एम एन में, त्रिभुज आई एम एन में, त्रिभुज आई एम एन में। चलिए क्या है, कोण बेटा हमारा कौन है, आर, कोण आर बराबर चाप एम एन, चाप हो जाएगा एम एन बट्टे त्रिज्या बेटा हमारी कौन सी हो जाएगी, एम से लेकर और आई तक बेटा, ये बेटा क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो यहां से एम से लेकर आई तक त्रिज्या, पर एम से लेकर आई तक बेटा जो इसकी हाइट है, वो हाइट बेटा कितनी है, एच डैश है, तो यहां पर लगा देंगे एच डैश। ये बेटा आर का मान, तो आई व आर के मान, आई व आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं बेटा। समीकरण 1 क्या है बेटा, एन बराबर आई अपॉन आर, एन बराबर है आई अपॉन आर। लगाते बेटा, आई का वैल्यू आपने क्या निकाला है, एम एन वट्टे एच, तो एम एन वट्टे एच वट्टे, आपने बेटा आर का वैल्यू क्या निकाला है, तो आर का वैल्यू निकाला है आपने एम एन वट्टे एच डैश। क्लियर। अब करना क्या है, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर, तो बेटा एन बराबर हो जाएगा एम एन का एच डैश में गुणा करोगे, एम एन का एच डैश में गुणा, इनटू में एच का गुणा बेटा क्या करोगे, एम एन में। क्लियर। तो यहां से बेटा क्या होगा कि एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा, तो एन बराबर जो बचेगा वो बचेगा एच डैश बट्टे एच, और जहां पर एच डैश क्या है, एच डैश हमारी है आभासी गहराई, आभासी गहराई, और एच क्या है बेटा हमारी वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई। क्लियर। अब हमें करना क्या, हमें पता है कि अगर हमें किरण को वायु से जल में देखना है, तो हमें पता है बेटा जब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होगा डब्ल्यू एन जी, ये फॉर्मूला बेटा हम पढ़ के आए थे पिछले लेक्चर में कि ए एन जी, डब्ल्यू की जगह बेटा कौन था, ग्लास था, तो ए एन जी विकृमानुपाती होता है डब्ल्यू एन जी के। यानी जब हमें वायु से जल में देखना है तो फॉर्मूला ये वाला, और हमें अगर बेटा जल से वायु में देखना है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्लियर। हमें जैसे सवाल में बोलेगा हम उसी हिसाब से लगा लेंगे। क्लियर। तो यहां से बेटा अब क्या करना है, इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना
एक वस्तु ओ, एक वस्तु बेटा कौन रखी है, ओ, कितनी गहराई पर रखी हुई है, एच गहराई, एच गहराई पर स्थित है, एच गहराई पर स्थित है, जिससे जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है बेटा, जिसका प्रतिबिंब बिंदु आई पर, बिंदु आई पर एच डैश गहराई पर आभासी बनता है, तब उसके बाद बेटा स्नेल के नियम से ये कंप्लीट को उतार देना है। नोट करिए बेटा यहां तक। अगली हेडिंग है वह है क्रांतिक कोण। क्या है, क्रांतिक कोण। अब समझते हैं, जैसे क्रांतिक कोण किसे कहेंगे, जैसे ये बेटा माध्यम हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और ये बेटा माध्यम हमारा कौन सा है, विरल माध्यम, विरल माध्यम। अब क्या करेंगे, हम कोई प्रकाश की किरण को कहां से भेजेंगे, सघन माध्यम से, कहां से भेज रहे हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो बेटा हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एक लंब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, लंब। तो बेटा यहां से समझो, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम होता तो ये प्रकाश की किरण बेटा बिल्कुल कैसी जाती, सीधी जाती। कैसी जाती, सीधी। पर ये प्रकाश की किरण बेटा जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो ये अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। इस अविलंब से ये किरण क्या होगी, दूर हटेगी। क्लियर। अब क्या करें, ये वाला बेटा आपतन कोण आई हो गया और ये अपवर्तन कोण कौन हो गया, आर। लेकिन बेटा हम सघन माध्यम में इस आपतन कोण आई को हम इतना बढ़ा दें कि जो अपवर्तन कोण, जो विरल माध्यम में जो ये अपवर्तन कोण आर है वह किसके बराबर हो जाए, समकोण के बराबर हो जाए। सघन माध्यम में जो हम कोण ले रहे हैं बेटा, ये कोण हम इतना बढ़ा दें कि ये विरल माध्यम में जो ये कोण है, कोण आर है, वह किसके बराबर हो जाए, वह बेटा समकोण के बराबर हो जाए। तो बेटा इसे क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे यहां समझते बेटा, यहां से बेटा हम सघन माध्यम से बेटा कोई प्रकाश की किरण को हम इतने कोण पे लेके गए हैं कि अगर ये वायु, देखो अगर ये बेटा समान माध्यम होता, अगर ये सघन ही होता तो ये प्रकाश की किरण बेटा सीधी जाती, पर हमें विरल में ले जा रहे हैं। तो यहां पर बेटा हमने इस सघन माध्यम को बेटा कोण को इतना बढ़ा दिया, यानी आपतन कोण आई को इतना बढ़ा दिया कि बेटा ये किसके बराबर हो गया, ये बेटा समकोण के बराबर हो गया। विरल माध्यम में जो कोण बन रहा है वो किसके बराबर हो जा रहा है, समकोण के बराबर हो जाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा क्रांतिक कोण। यानी जो आई है वो बेटा आई बराबर किसके हो जाएगा, सी के। तो यहां पर जो आर है वो बेटा आर किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। क्लियर। तो सघन माध्यम में, सघन माध्यम में वरना जो बेटा ये आपतन कोण है, सघन माध्यम में जो आपतन कोण आई है वह विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर के किसके बराबर हो जाता है, समकोण के बराबर हो जाएगा। क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो लिखेंगे सघन माध्यम में, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जो विरल माध्यम में, विरल माध्यम में समकोण के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सिद्ध करते हैं।
इसे किससे प्रदर्शित करें बेटा? सी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो सघन माध्यम में आपतन कोण आज बेटा इतना बढ़ा दिया जाए, इतना कोण कर दिया जाए कि बेटा विरल माध्यम में किसके बराबर हो जाए? समकोण के बराबर हो जाए। यानी विरल माध्यम में जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा? समकोण। जो बेटा आर है वह किसके बराबर हो जाएगा? वह समकोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा जो आई है वो किसके बराबर हो जाएगा? क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक नोट करिए।